सबसे पहले बात राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की। तबादलों पर बैन से पहले तबादलों के आवेदन पर बैन लगेगा। जी हां, तबादलों पर पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का एक बहुत बड़ा बयान आ गया। 9 जनवरी को सुबह 10 बजे बाद कोई भी ट्रांसफर आवेदन नहीं लिए जाएंगे। कल 10 बजे बाद कोई ट्रांसफर का आवेदन नहीं लिया जाएगा। दिलावर के कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार कल 10 बजे तक ही मंत्री अपने आवास पर आवेदन लेंगे। उसके बाद ट्रांसफर के आवेदन नहीं लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लवली इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मदन दिलावर के इस बड़े बयान को किस तरह से समझा जाए लवली? देखिए, मदन दिलावर के इस बड़े बयान को लेकर के अभी अब से कुछ देर पहले ही जो मदन दिलावर का ऑफिशियल ग्रुप है उसमें ये सूचना जारी की गई है राजस्थान की आम जनता के लिए, मीडिया को, कि मदन दिलावर का जो दफ्तर है, जो कि पंचायती राज विभाग का दफ्तर है, जिनके पास शिक्षा में तो तबादले हो ही नहीं रहे लेकिन पंचायती राज विभाग में हो रहे हैं, तो पंचायत राज विभाग में तबादलों की एप्लीकेशन एक दिन पहले यानी कल 9 जनवरी तक, माफ कीजिएगा, 9 जनवरी तक ही ये आवेदन जो है वो लिए जाएंगे और 10 जनवरी को जो आखिरी डेट है तब तबादलों की सूचियां जो है वो जारी करने का काम किया जाएगा। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि तबादलों की लिस्ट पर मंथन करना होता है, उस पर एक्सरसाइज करनी होती है, कहाँ पर किसे लगाना है, किसे हटाना है, तो उसके लिए एक वक्त चाहिए होता है। तो ऐसे में एक वक्त निर्धारित है और लगातार जो सूचियां बनने का काम है वो विभागों में चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज और कल में और आने वाली 10 तारीख तक लगातार सूचियां जो है अलग अलग विभागों में आएगी। तो ऐसे में पंचायती राज विभाग एक बड़ा विभाग है, तो सरकार के जो मंत्री हैं मदन दिलावर, वो अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के हमेशा वो चर्चाओं में रहते हैं और उन्हीं चर्चाओं के बीच में तबादलों पर बैन से पहले तबादलों के आवेदन पर बैन का ये फरमान जो है वो जारी किया गया है मदन दिलावर के दफ्तर की ओर से। हालांकि इसे औपचारिक रूप से माना जाए तो नियमों के मुताबिक तो होना यही चाहिए कि 1-2 दिन पहले ही आवेदन बंद होने चाहिए, जैसा कि पूर्व में अब तबादला पॉलिसियों पर जब डिस्कस होता है तो अधिकारी यही बात कहते हैं। लेकिन जो आवेदन देने वाले जो लोग हैं वो मंत्री तक कितने लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि मंत्री के दरवाजे तक पहुंचना हर आदमी के लिए संभव नहीं होता। प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, राजस्थान की 8 करोड़ आबादी है और उसमें भी एक बहुत बड़ा विभाग पंचायती राज विभाग है और जयपुर जैसलमेर से लेकर के जयपुर तक जो है वो लोग तबादलों के लिए जद्दोजहद में लगातार जुटे हुए हैं। विधायकों के, मंत्रियों के घरों के बाहर लगातार भीड़ जो है वो तबादलों को लेकर के लगी हुई, क्योंकि देखिए 10 तारीख तक ही तबादले होने हैं और अभी छोटी सूचियां जो है, जो कह सकते हैं छोटी छोटी सूचियां जो है वो जारी की जा रही है। बम्पर सूची किसी भी विभाग में नहीं आई है। जानकारी तो ऐसी भी मिल रही है कि एक विधायक के केवल 5 तबादले किए जाएंगे, बाकी तबादले नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे में एक पसोपेश की स्थिति बनी है राजस्थान के अंदर कि आखिरकार राजस्थान में जो तबादलों की डिमांड थी बहुत लंबे समय से, सरकार बनने के 1 साल बाद में अभी तक तबादलों पर बैन जो है वो नहीं हटाया गया और जब हटाया गया तो 10 दिनों के लिए हटाया गया। काफी जो विधायक मतलब लवली एक मोटा-मोटी तौर पे समझे तो क्या एक बर्डन कम करने की कोशिश इस स्टेटमेंट के जरिए की गई है? देखिए, बिल्कुल बर्डन कम करने की कोशिश भी है, साथ ही साथ में अपने कामकाज को फेयर किया जाए, लोगों में ये संदेश जाए कि हमने पूरी एक्सरसाइज के बाद में तबादले की सूचियां जो है वो जारी की है। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई एप्लीकेशन देने। इस खबर पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जयपुर से इस बीच आपको बड़ी खबर भी बता रहे हैं, जहां पर एसआई भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों का मामला है। कोर्ट की फटकार के बाद आज पुलिस मुख्यालय में बैठक होगी। सभी रेंज आईजी के साथ डीजीपी यूआर साहू बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक आयोजित होगी। एसओजी द्वारा भर्ती के आरोपित चयनित सब इंस्पेक्टर्स को बर्खास्त करने पर फैसला हो सकता है और अब तक मामले में 45 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। 45 में से 10 ऐसी जिनकी जगह दूसरे लोगों ने परीक्षा दी थी। लवली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लवली, क्या कुछ इसमें जानकारी? देखिए, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का मसला है जिस पर कल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी राज्य सरकार के डबल एजी को और पुलिस मुख्यालय को, गृह विभाग को, ये कहा था कि जब पूरी तरह से स्टे है तो स्टे के बावजूद क्यों पोस्टिंग ऑर्डर और ट्रेनिंग ऑर्डर जो है वो जारी किए गए, उस पर जवाब मांगा गया था, जिसका जवाब जो है वो कल पेश करना होगा सरकार को। और सरकार इस जवाब की जद्दोजहद में जयपुर से लेकर के दिल्ली तक जुटी हुई है कि इसका जवाब क्या पेश किया जाए और कोर्ट से किस तरीके से जो है कोर्ट में बन चुकी है सरकार। तो ऐसे में जैसे ही कल फटकार लगी इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस मुख्यालय को, गृह विभाग को, तो उसके बाद में पुलिस मुख्यालय ने आज इस बैठक को जो है वो आयोजित जो है वो किया है और डीजीपी जो है सभी रेंज आईजी के साथ में स्पेसिफिक एसआई भर्ती के मसले को लेकर के एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे और बैठक में सभी जो रेंज आईजी हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग दी गई है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रोकी गई है और इस मामले में जो तमाम जो रेंज आईजी हैं जिनके पास अपना कामकाज का अनुभव है फील्ड का,
और जो तमाम जो कार्मिक पुलिस विभाग के जो कार्मिक जो एडीजी हैं उनसे बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको बीकानेर से बड़ी खबर बताते चले। राजस्थान में 190 स्कूल बंद किए गए। दरअसल 169 स्कूलों में एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था। जयपुर में 18 और जोधपुर में 17 स्कूलों में ताला लगा है। वहीं कम छात्र संख्या वाले 21 स्कूलों को मर्ज किया गया है। बंद हुए स्कूल के स्टाफ को अन्य स्कूल में लगाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, 190 स्कूल बंद कर दिए गए राजस्थान में। प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस बात के लिए आदेश जारी किया है। और इसके पीछे का जो ग्राउंड है, राजस्थान में जो 190 स्कूल बंद किए गए हैं, या तो कहीं बच्चों की संख्या कम है, या तो कहीं अगर स्कूल है तो वहां बच्चे ही नहीं हैं। इस वजह से जहां पर संख्या कम है उनको मर्ज किया गया है, जहां बच्चे छात्र नहीं हैं उनको बंद कर दिया गया है। और उनमें जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको भी कहीं ना कहीं डिप्यूट किया जाएगा। 190 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और अलवर के शाहजहांपुर इलाके से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां अजीबोगरीब तरीके से चोरी का मामला प्रकाश में आया है। चोर इतने शातिर निकले कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के भी सिर चकरा गए। जी हां, चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए चोरों ने पहले किराए पर एक प्लॉट लिया और फिर वहां से सुरंग बनाकर पास में मौजूद पेट्रोल पंप से तेल चुरा ले गए। यह घटना नेशनल हाईवे 48 पर बिल्ली मार्ग के पास की है। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि चोरों ने किराए पर प्लॉट लेकर सुरंग बनाया और फिर इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में वाल्व लगाकर क्रूड ऑयल चोरी कर लिया। इसके बाद एक कमरे के अंदर 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी सुरंग खोदी और सुरंग में वाल्व लगाकर क्रूड ऑयल चोरी किया। क्रूड ऑयल चोरी करने वाले आरोपियों ने प्लॉट के चारों तरफ सीमेंट के ब्लॉक से ऊंची दीवार और 2 कमरों का निर्माण किया हुआ था, जिससे उन्हें कोई देख नहीं पाए। हालांकि पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से भाग निकले। मामला दर्ज होने के बाद एसओजी को जांच सौंप दी गई है। और इधर जयपुर के अमरसर में करीरी गांव निवासी सेना के जवान कृष्ण यादव की सुसाइड मामले को लेकर चल रहा धरना देर रात समाप्त हो गया। प्रशासन और प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत में वार्ता में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और 2 महीने में जांच पूरी करने के आश्वासन पर सहमति बनी। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के जवान कृष्ण यादव ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। उसने सुसाइड से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें कृष्ण ने एक युवती समेत अन्य पर ब्लैकमेल करने और लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया था। दे दिया, एक तो बहुत ज्यादा 10 लाख तो प्लाट भी दे दिया, 10 लाख भी बना के दे दिया, 10 का 12 ही दे दिया हमारी, 10-15 लाख रुपया वो पड़ोस का उठा दिया। वो किने दिए हुए रुपया अब कोई तो मालूम होना साहब। कोटा से बड़ी खबर, चाइनीज मांझे की चपेट में एक युवक आ गया। मांझे से उलझकर उसके हाथ, आंख और नाक पर गंभीर चोट आई है। शख्स जो आपको तस्वीरों में अभी दिख रहे थे, उनको ही गंभीर चोट लगी है। आंख और नाक पर गंभीर चोट आई है। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से कोटा में चाइनीज मांझा बिक रहा है। रंजीत सिंह शाम को माला फाटक आरओबी से आ रहा था कि रास्ते में पतंग का मंजा मेरे गले में और नाक पर उलझ गया। उससे मेरी नाक पर कट लग गया और 3 टाके लगे हैं। आंख भी ये वाली जख्मी है, इसलिए पतंगों पर बैन लगाया जाए। आपके मनोरंजन का साधन क्यों ले किसी बेकसूर की जान। इस पतंगोत्सव रहिए खबरदार, ना हो किसी पर मौत के मांझे का प्रहार। ऊंची उड़ान भरने वाली, हवा से बातें करने वाली ये वो पतंगे हैं जिन पर पतंगबाज जान छिड़कते हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। प्रदेश में मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा पतंगबाजी पिंक सिटी में ही की जाती है। संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए यहाँ करीब 30,000 से ज्यादा दुकानें लगती हैं, जिनमें हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार होता है।
तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि गुलाबी नगरी पतंगों से नजर आ रही है। और खास तौर पर मैं आपको बता दूं, गुलाबी नगरी की पतंगबाजी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ से माल जो है इंदौर भेजा जाता है, गुजरात भेजा जाता है और बड़े व्यापारियों के लिए यहाँ पर भी जो है पतंगे काफी तादाद में देखी जा रही है। रंग बिरंगी पतंगे अपने आप तो आसमान में उड़ने से रही, इसीलिए इन पतंगों के लिए उस डोर की तलाश होती है जिन पर सवार होकर ये बादलों के उस पार जाएं। पतंगबाजों की तलाश चाइनीज मांझे पर जाकर खत्म होती है, लेकिन ये मांझा इतना खतरनाक होता है कि इससे हर साल कई लोगों की जान चली जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इसीलिए इस पर पाबंदी भी लगाई जाती है। फिर भी मौत का ये मांझा न सिर्फ दुकानों पर उपलब्ध है, बल्कि पतंगबाज इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदते भी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि चाइनीज मांझे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पतंगबाज इसे इग्नोर नहीं कर पाते। नायलॉन और मेटेलिक पाउडर से बनाया जाता है चाइनीज मांझा। स्ट्रेचेबल होने की वजह से खींचने पर टूटता नहीं है। इस कातिल मांझे को काटना भी काफी मुश्किल होता है। वैसे तो प्रदेश भर में चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन कोटा शहर में चाइनीज मांझे के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने शासन प्रशासन और आम जनता को झकझोर कर रख दिया है। चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने की मांग करते हुए एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। जो चाइनीज मांझा है, इससे इंसान ही नहीं पशुओं को भी घायल हो रहे हैं और हजारों सैकड़ों की तादाद पर पशु घायल हो रहे हैं। और पशु चिकित्सालय में जब जाके देखा तो वहाँ बहुत गंभीर समस्या आ रही है इन पर। कबूतर, अधिकतर कबूतर के पंख कट रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल मर रहे हैं। मतलब उससे हम इसके लिए हम ज्ञापन देना आए थे कि चाइनीज मांझे पर रोक लगे। नगर निगम की बस की बात नहीं है, पुलिस का भी इसमें सहयोग ले, जिससे बेचने वाले खरीदने वाले दोनों पर इसकी पाबंदी लगे और लोगों को भी जागरूक करें कि इस तरह की कार्रवाई न करें जिससे दूसरों को नुकसान हो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चाइनीज मांझा कोटा की नहीं बल्कि देश भर की समस्या है। इस पर बॉर्डर पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि शहरों पर बिकने ही ना आए। प्रदेश सरकार चाइनीज मांझे को लेकर के सख्त है। प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। न केवल चाइनीज मांझे की बिक्री की जा सकती है, बल्कि चाइनीज मांझे का निर्माण पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें जिले के अंदर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चाइनीज मांझे को लेकर के करने के निर्देश दिए गए हैं। सख्त कार्रवाई की जरूरत है उन कारोबारियों पर जो कि चोरी छिपे चाइनीज मांझे को बाजार में बेच रहे हैं और लोगों के साथ बेजुबान परिंदों की जीवन को संकट में डाल रहे हैं। और बाड़मेर में एक तस्वीर देखने को मिली जहां गाड़ी साइड में लगाने को लेकर हुई बहस के बाद स्कॉर्पियो सवार शख्स ने एक युवक को बोनेट पर करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा। देखिए रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि बाड़मेर में स्कॉर्पियो ड्राइवर और एक युवक के बीच गाली गलौज हो गई। दोनों में विवाद बढ़ गया। इस बीच युवक स्कॉर्पियो के बोनेट पर चढ़ गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी। स्कॉर्पियो गांधीनगर चामुंडा सर्किल होते हुए करीब 2 किलोमीटर तक युवक के साथ गाड़ी को भगाते हुए सदर थाने पहुंचा। वहां पर नीचे उतारकर रघुवीर और पुलिस वालों ने भी उसके साथ मारपीट की और पीड़ित का मोबाइल भी तोड़ दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के बोनेट पर लटका युवक जान बचाने की गुहार लगा रहा है। मामला बाड़मेर शहर के सदर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके का है। घटना सुबह करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। शास्त्री नगर में एक रघु पेंटर के नाम से रघु जो है अपनी स्कॉर्पियो लेकर जा रहा था, तो साइड को लेकर कोई विवाद हुआ, आपस में बोलचाल हुई। इस दौरान एक लड़का है जो बोनेट पे चढ़ गया और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो गाड़ी लेकर सीधा सदर थाने में पहुंच गया। दोनों पक्षों को सुना था और उनको दोनों पक्षों को ये बताया गया था कि भाई आप अपनी रिपोर्ट दे दें, जो विधि सम्मत है, जो कानूनी कार्रवाई है। पीड़ित ने बताया कि शास्त्री नगर में उसका घर है और वो घर से गाड़ी बाहर निकाल रहा था। इस दौरान स्कॉर्पियो सवार ने ब्रेक लगाते ही गाली गलौज शुरू कर दी। घर के आगे भाई गाड़ी निकाला था बाहर, तो ये गाड़ी निकाला, जब है ना ये आया फुल से गाड़ी लेकर ब्रेक मारे, भाई को गाली दी कि तू गाड़ी साइड कर।
फिलहाल स्कॉर्पियो गाड़ी थाने में खड़ी कर दी गई है और कार्रवाई जारी है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर जिले में एक बार फिर लॉरेंस गैंग की दहशत देखने को मिल रही है। श्री विजयनगर कस्बे में एक कॉटन व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। देखें रिपोर्ट। व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती की मांग। लॉरेंस गैंग के नाम से आया धमकी भरा फोन। व्यापारी के परिवार को मिली पुलिस सुरक्षा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे में एक के बाद एक लॉरेंस गैंग के जरिए धमकी भरे फोन कॉल करने के मामले सामने आ रहे हैं। 4 जनवरी की शाम जहां एक कपड़ा व्यापारी की पत्नी को धमकी भरा फोन कॉल कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, तो वहीं सोमवार रात कॉटन व्यापारी के बेटे को धमकी भरा फोन कॉल आया जिसमें 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। धमकी करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में 4 दिनों के भीतर ही लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से एक और व्यापारी को फिरौती के लिए धमकी भरा कॉल आया है। ताज़ा मामला श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक कॉटन व्यापारी के पुत्र को बीती रात लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से कॉल आया और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की फिरौती ना देने पर जान माल के नुकसान को लेकर भी धमकाया गया है। धमकी भरा फोन कॉल आने के बाद व्यापारी ने स्थानीय पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस के उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचा, जिसके बाद व्यापारी की सुरक्षा के लिहाज से एक गनमैन उपलब्ध कराया गया। साथ ही पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। कपड़ा व्यापारी को धमकी देने का मामला हो या फिर कॉटन व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती का केस हो, पुलिस ने दोनों ही मामलों की जांच तेज कर दी है और जल्द ही मामले में खुलासा हो सकता है। फिलहाल श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर क्षेत्र में जिस तरह से बीती रात कॉटन व्यापारी के पुत्र को लॉरेंस विश्नोई गैंग से नाम से 5 करोड़ रुपए की धमकी भरा फोन आए जाने के बाद में विजयनगर पुलिस के द्वारा व्यापारी को एक गनमैन उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ मामला दर्ज करते हुए मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। किस्से, कहानियों और फिल्मों में भले ही चीते की चाल की चर्चा होती रही हो, लेकिन रफ्तार पैंथर की भी कम नहीं है। उदयपुर में एक पैंथर फिर वन विभाग को चकमा दे गया। देखिए रिपोर्ट। ट्रैप के लिए बिछाया जाल, वन रक्षकों की नहीं गली दाल। वन विभाग डाल डाल, पैंथर पात पात, दहशत बरकरार, वन विभाग लाचार। पलक झपकने के पहले एक्शन और बिजली को मात देती रफ्तार। ग्यारह सेकेंड के इस फुटेज में उस जानवर की चालाकी और रफ्तार देखिए, जिसके आगे वन विभाग भी लाचार नजर आ रहा है। 6 जनवरी की रात 10:49 के इस फुटेज को गौर से देखिए। एक एक फ्रेम में शातिर शिकारी की चालाकी नजर आएगी। पत्तों से ढका पिंजरा, पिंजरे में हुई हलचल। शिकार के लिए पिंजरे में घुसा पैंथर, पिंजरे में हुई हरकत। दरवाजा बंद होने के पहले पैंथर 9-2-11। सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। पैंथर वन विभाग के हाथ नहीं आया। उदयपुर में रिहायशी इलाकों में लगातार लेपर्ड की दस्तक से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और
फिलहाल पिछले कुछ दिनों से उदयपुर के शहरी क्षेत्र में नीमच खेड़ा के समीप परशुराम कॉलोनी के अंदर आए दिन कॉलोनी के बीच में लेपर्ड देखा जाता है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल रहता है। लोगों में घर से बाहर निकलने का डर रहता है और इसकी सूचना जब वन विभाग को दी गई तो वन विभाग ने कॉलोनी के बीच में घर के ठीक बाहर एक पिंजरा भी लगाया। आप देखिए कि ये पिंजरा यहाँ पर लगाया गया है। इस पिंजरे को लगाया गया जिससे कि लेपर्ड इसमें कैद हो और कॉलोनी के जो लोग हैं उन्हें कहीं न कहीं इस दहशत से राहत मिल सके। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज आए दिन कैद हो रहे हैं उसमें सामने आ रहा है कि लेपर्ड पिंजरे के पास में जरूर आता है, इसके आसपास अटखेलियां करता है, लेकिन पिंजरे में कैद नहीं होता और वन विभाग के जो सारे प्रयास हैं उन्हें चकमा देता हुआ नजर आता है। नीमच खेड़ा क्षेत्र के परशुराम कॉलोनी में पिछले 1 महीने से दहशत का पर्याय बन चुका पैंथर एक बार फिर पिंजरे में आते आते रह गया। कॉलोनी के लोगों को अब अपने अपनों की फिक्र सता रही है। हम बहुत डरे हुए हैं सर। रात को 7:30 बजे 6 बजे ये पैंथर कभी भी आ जाता है और रात को 9:45 बजे आया पिंजरे में गया, घर जाने के बाद भी वापस वो निकल गया है और हमें बहुत ज्यादा खतरा है। रात को खुद देखा, अंदर गया, आवाज आई, मेरा रूम यही है सामने, तो अंदर गया और एकदम नीचे जब उसका किवाड़ गिरा ना नीचे तो एकदम भाग के निकल गया। वो मैंने बिल्कुल लाइव देखा उनको। डर तो लगता ही है, छोटे बच्चे घूमते ट्यूशन जाते हैं, शाम को 6 बजे घर से आते, तो अब 6 बजे लेपर्ड आ रहे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? मंदिर तो जाते ही है बच्चे खेलने के लिए। अगर इस तरह का दहशत बनी रहेगी तो बच्चे तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पैंथर को पकड़ने की कोशिश जारी है। उम्मीद की जा सकती है कि पैंथर जल्द से जल्द जंगल में भेजा जाए और कॉलोनी वासी बेखौफ होकर खुली हवा में सांस ले सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के मनफिया स्थित मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया जी में भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से 12 करोड़ 46 लाख रुपए निकले। प्रतिमा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ठाकुर जी का भंडार खोला जाता है और इसी क्रम में 29 दिसंबर को भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया था, लेकिन उस दिन भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं की अधिक संख्या होने से मंदिर प्रशासन द्वारा भंडार से प्राप्त राशि की गणना को बंद करवा दिया गया था। ये गणना 7 दिन बाद फिर से शुरू कराई गई। तीसरे चरण की गणना संपन्न हुई जिसमें 12 करोड़ 46 लाख की राशि प्राप्त हुई। ठाकुर जी के भंडार से सोना चांदी का वजन करना शेष है। अभी भी 2 दिन गणना होने की संभावना है।